नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक चैनल पर आपका स्वागत है। तो 2 दिनों पहले तुलसी गैबर्ट यानी कि यूएसए की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जिसके अंडर में यूएसए की 18 अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसी आती है, वो भारत आई थी। अब उसका ये जो भारत का दौरा था, उसके दरमियान क्या क्या चीजें हुई, उसमें से क्या निकल कर आया, कौन सी चीजें पॉजिटिव है और कौन सी चीजें ध्यान रखने वाली है, उसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात करें अगर तुलसी गैबर्ट की, तो तुलसी गैबर्ट पहले यूएसए में आर्मी में सर्व कर चुकी है एज अ कर्नल, और उसके बाद वो यूएस में एज अ कांग्रेस वुमेन भी रही थी, और अब वो यूएसए की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है। यूएसए की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एज अ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस which overlooks around 17 to 18 different intelligence agencies in USA, उस पद पर किसी महिला को रखा गया हो। ये पहली बार यूएसए की हिस्ट्री में हो रहा है, जिसके अंदर सीआईए आ जाती है, जिसके अंदर एफबीआई आ जाती है, और अन्य कई ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी छोटी बड़ी सभी उसके अंडर में आ जाती है। तो इसी प्रकार से तुलसी गैबर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, सिर्फ यूएसए के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में भी, क्योंकि एफबीआई जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी देखती है यूएसए की। जिस तरह से भारत में एनआईए है यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उसी तरह की वहां पर यूएसए में एफबीआई है यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और उसी के साथ सीआईए है। जिस तरह से भारत में आरएनएडब्ल्यू है यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जो भारत के बाहर जो भी ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करती है। तो उसी प्रकार से यूएसए में सीआईए है यानी कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। ये सभी तुलसी गैबर्ट के अंडर में आती है। अब ये सब जो एजेंसीज हैं उनकी अगर स्ट्रेंथ का एग्जांपल दें तो सिर्फ अगर सीआईए की बात करें तो जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, जब फिडेल कास्ट्रो वहां पर लीडर थे क्यूबा में, उस समय यूएसए और क्यूबा के बीच में बहुत ही तनावपूर्ण माहौल था, खास करके इसलिए क्योंकि फिडेल कास्ट्रो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करता था और वो रशिया के साथ अपने रिलेशंस को और भी स्ट्रॉन्ग करते जा रहा था। तो उसी के चलते इसी सीआईए ने, वही सीआईए जो हाल में तुलसी गैबर्ट के अंदर में है, उसने 400 से अधिक कोवर्ट ऑपरेशंस करवाए थे उसी फिडेल कास्ट्रो को मारने के लिए। इसके अलावा ऐसे कई सारे ऑपरेशंस हैं जिसमें सीआईए का नाम लिया जाता है, चाहे वो यूएसए में ही किसी को मारना हो, चाहे वो यूएसए का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, उसको खत्म करना हो, या फिर पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर रजीम चेंज ऑपरेशंस भी जो होते हैं उसमें भी सीआईए का बहुत ही बड़ा हाथ बताया जाता है। तो उसी के चलते ये जो सीआईए, एफबीआई और वो सब ऑर्गेनाइजेशंस है उसके ऊपर तुलसी गैबर्ट वॉच रखेंगी, उसके ऊपर कंट्रोल रखेंगी। तो उसी के चलते तुलसी गैबर्ट पूरी दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर बन जाती है, जो 2 दिन के लिए विजिट पर थी भारत में, जिसमें उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, उसके पश्चात एनएसए अजीत डोभाल जी के साथ भी मीटिंग की, बाद में यहाँ पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएसए के, उनके साथ भी मीटिंग की, बाद में नरेंद्र मोदी जी के साथ मिली, और अंत में रायसीना डायलॉग में भी उन्होंने स्पीच दी थी। अब अगर इन सभी चीजों को समराइज करें और जो जो भी घटनाएं हुई हैं और उसमें भारत और यूएसए की जो टाइज हैं उसमें क्या फर्क पड़ा है तुलसी गैबर्ट की इस विजिट की वजह से, उसके ऊपर नजर डालें तो मेनली उसमें कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जिसके ऊपर फोकस किया गया है, जिसके ऊपर बातें की गई हैं दोनों ही साइड से, और दोनों ने अग्रीमेंट दिखाया है उन चीजों के ऊपर वर्क करने के लिए। अगर उसमें सबसे पहले बात करें तो यूएसए अब धीरे धीरे करके भारत की तरफ और भी झुकाव अपना दिखाते जा रहा है। इंस्टेड ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान जो अभी तक हुआ करता था, भारत के साथ वो इंटेलिजेंस शेयरिंग को और भी एनहांस करने के लिए कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहा है। और ये जो तुलसी गैबर्ट आई थी, उनके साथ राजनाथ सिंह जी, अजीत डोभाल जी और नरेंद्र मोदी जी की जो बातचीत हुई है, उन सभी बातों में ये स्पष्ट बताया गया है कि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसको और भी एडवांस किया जाएगा, ताकि दोनों ही देशों में सिक्योरिटी को और भी स्ट्रेंथन किया जा सके। और दोनों ही देशों में, खास करके यूएसए में जो ऐसे तत्व हैं जो भारत से गए हैं वहां पर, या फिर भारत के लिए भी खतरा है या फिर दोनों देशों के लिए खतरा है, उनके ऊपर नजर रखने के लिए और क्रैकडाउन करने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी। उसके अलावा कुछ अन्य चीजें भी हैं, जैसे कि जो रीजनल चैलेंजेस हैं, जिसमें बांग्लादेश ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, या फिर चाइना का अग्रेशन ले लीजिए, इन सभी चीजों को भी काउंटर करने के लिए और उनको कंट्रोल में रखने के लिए, उनको कंटेन रखने के लिए भी इंटेलिजेंस शेयरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। क्योंकि यूएसए के पास टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी है, जिसके चलते भारत के साथ वो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है जिसके लिए भारत में टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं। तो उसी के चलते ये जो दोनों का करीब आना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और ये जो भी रेडिकल्स है भारत के नेबरहुड में, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हो, चाहे वो बांग्लादेश में बैठे हो, या फिर इवन चीन, इन सभी के लिए ही बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही तनावपूर्ण समय लाने वाला है।
तो इसी प्रकार से दोनों ही देशों ने इंटेलिजेंस शेयरिंग को और भी एनहांस करने के ऊपर सहमति दिखाई है। तो उसी के चलते इंटेलिजेंस शेयरिंग और भी मजबूत होगा और दोनों देश मिलकर भी कहीं ना कहीं कोवर्ट ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐसा भी हमको दिखाई पड़ रहा है। साथ ही में डिफेंस कोऑपरेशन की भी बात हुई है। अब अगर बात करें डिफेंस कोऑपरेशन की, तो भारत अभी तक ज्यादातर रशिया के पास से वेपन्स परचेज कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यूएसए को, खास करके ट्रंप को, यह दिखाई पड़ा कि भारत एक पोटेंशियल मार्केट है जहां पर ऐसी बहुत सारी यूएसए की डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, सिस्टम्स हैं और व्हीकल्स हैं जिनको वो भारत को सेल कर सकता है, जिनको भारत को बेच सकता है। तो उसी के चलते डिफेंस कोऑपरेशन में भी और भी एडवांसमेंट होने की बात निकल कर आई है और खास करके उसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसके लिए यूएसए कभी भी तैयार नहीं होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होने की बात निकल कर आई है। तो इसी प्रकार से यूएसए भारत की तरफ अपना झुकाव दिखा रहा है, नॉट जस्ट बिकॉज भारत चाइना को काउंटर करने के लिए एक आइडियल ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भारत की जो हाल की पोजीशन है और जिस तरह से भारत हाल में अपनी प्रेजेंस को असर्ट कर रहा है, उसके चलते भारत एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन पर आ गया है पूरी दुनिया में, जिसको दुनिया के अलग अलग देश बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखते हैं। और साथ ही में जो भी सुपर पावर्स हैं, उसमें भी खास करके चाइना, यूएस जैसे जो सुपर पावर्स हैं, वो चैलेंज के रूप में, वो कंपटीशन के रूप में भी देखते हैं। तो उसी के चलते उस कंपटीशन को या तो ट्रैम्पल करने की कोशिश की जाती है या फिर उससे हाथ मिलाकर दोनों ही साथ में आगे बढ़े, ऐसी कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर भी यूएसए कुछ वैसा ही कर रहा है कि भारत के साथ हाथ मिलाकर यूएसए और भारत दोनों ही साथ में मिलकर आगे बढ़े, इस प्रकार की कोशिश कर रहा हो, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते इंटेलिजेंस शेयरिंग के मामले में भी वो थोड़ा और सॉफ्टन हुआ है भारत के साथ, और दूसरी तरफ डिफेंस कोऑपरेशन के लिए भी नई पॉलिसीज बनाने की तैयारी दिखा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरी एक जो बात निकल कर आई है वो है काउंटरिंग रीजनल चैलेंजेस। अब अगर बात करें स्पेसिफिकली तुलसी गैबर्ट की, तो जब बांग्लादेश में कू हुआ था पिछले साल, उसके बाद जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर हमला किया गया और उसमें भी खास करके जो इस्कॉन के चिन्मय कृष्ण दास जी को अरेस्ट कर लिया गया, उसके पश्चात तुलसी गैबर्ट ने कॉन्स्टेंटली आवाज उठाई थी। उस समय वो डीएनआई थी भी नहीं, फिर भी उसने आवाज उठाई थी और ये बताया था कि ये बहुत ही चिंताजनक है। तो उसी के ऊपर भी अगर चले तो तुलसी गैबर्ट का बांग्लादेश में जो कू हुआ और हाल में जो परिस्थितियां रेडिकल इस्लामिस्ट के चलते हो रही है, उसके सामने तुलसी गैबर्ट का अपना जो पर्सनल स्टैंड है वो भी हम सभी को क्लियर है, दैट शी इज नॉट हैप्पी विद द कंडीशंस व्हिच आर डेवलपिंग राइट नाउ इन बांग्लादेश एंड एट द सेम टाइम नाउ शी हैज द पावर। और ट्रम्प गवर्नमेंट का भी जो पूरा अप्रोच है, इस प्रकार के जो भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं पूरी दुनिया में, जो भी टेररिस्ट हैं पूरी दुनिया में, उनके अगेंस्ट में वो भी काफी ही क्लियर है, वो भी उनको काउंटर करने के लिए पूरी तरह से तैयारी दिखा रहे हैं। तो उसी के चलते तुलसी गैबर्ट का पर्सनल और उनकी जो पूरी टीम है, दोनों का ही अप्रोच ऐसा है कि वो बांग्लादेश के लिए बहुत ही चिंताजनक आने वाले समय में होने वाला है। अगर मोहम्मद यूनुस ने अपने जो तरीके हैं उसको अगर ठीक नहीं किया और वहां पर जो भी रेडिकल इस्लामिस्ट को एक फ्री हैंड दे दिया है, उनको अगर काबू में नहीं किया, तो उनके लिए आने वाला समय अच्छा नहीं होने वाला है, इस प्रकार की बात निकल कर आ रही है। उसके साथ चाइना भी जो साउथ चाइना सी में खास करके अग्रेशन दिखा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी को और भी स्ट्रेंथन करने की बात हुई है। तो इसी प्रकार से रीजनल चैलेंजेस जो है उनको काउंटर करने पर भी वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और फोकस प्योरली चाइना नहीं है और वो होना भी नहीं चाहिए। रीजन बीइंग, जिस तरह से पाकिस्तान डेवलप हुआ प्योरली एंटी इंडिया नैरेटिव के ऊपर, उसके चलते आज उसके क्या हालात हैं ये हम सभी अच्छी तरह से देख सकते हैं। दे डू नॉट हैव एनी अदर विजन फॉर डेवलपमेंट और ग्रोथ, दे आर प्योरली स्टक विद दैट एंटी इंडिया नैरेटिव दैट दे बिगिन विद। सो ये जो पूरा एक डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया और यूएस टाइज को आगे ले जाने के लिए, उसमें प्योरली एंटी चाइना ग्राउंड्स नहीं है, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। इंटेलिजेंस ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी ले लीजिए, इन सभी चीजों के ऊपर वर्क किया जा रहा है। तो इट इज नॉट प्योरली फोकस्ड टू काउंटर चाइना। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इसका विजन बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ब्रॉड है और ये आगे जा सकता है। इसके ग्रोथ के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। रीजन बीइंग, एक और पॉइंट जो निकल कर आया है वो ये भी है that both the countries are going to focus on encouraging innovation। यूएसए में इनोवेशन के लिए बहुत सारा स्कोप, बहुत सारी छूट दी जाती है, बहुत सारा सपोर्ट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और भारत में भी हाल की सरकार के द्वारा इसी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं।
जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको स्टडी मटेरियल और रिसर्च पेपर्स फ्री में अवेलेबल हो सके या फिर मिनिमम कॉस्ट में अवेलेबल हो सके, उसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स ऑलरेडी लिए हैं, जैसे कि हमको पता है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी क्रिएट किए जा रहे हैं, साथ ही में कंपनीज को भी सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड की जा रही है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, एग्जीबिशंस गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, ताकि जो भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको भी एक इंटरनेशनल स्टेज एटलीस्ट प्रोवाइड हो सके भारत के द्वारा, भारत की सरकार के द्वारा। तो ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव भारत के द्वारा भी लिया जा रहा है। तो ये दोनों ही कंट्रीज इनोवेशन को और भी फॉस्टर करने के लिए प्रयास करेंगी, इसके ऊपर भी सहमति बनी है और इसके ऊपर भी अलग अलग नई पॉलिसीज बनाई जाएंगी। तो जो भी नई नई कंपनीज हैं या फिर जो भी स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली यूएसए की कंपनीज के साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पर अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट है यूएस इंडिया टाइज को और भी एनहांस करने में। इसके अलावा बात करें यही जो इनोवेशन फॉस्टर करने की बात है उसमें, तो नासा और इसरो दोनों ही एक साथ में एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट करने वाले हैं, निसार नामक, जो भी बहुत ही जल्द आपको पता चलेगा। तो उसके ऊपर भी वर्क चल रहा है। तो इसी प्रकार से ना ही सिर्फ स्टार्टअप्स और नए प्लेयर्स के लिए, बल्कि जो पुरानी कंपनीज हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए भी नए नए एवेन्यूज खुलते जा रहे हैं यूएस इंडिया टाइज के थ्रू। तो उसी के चलते यूएसडीएनआई तुलसी गैबर्ट की ये जो पूरी 2 दिन की विजिट थी, उसमें कई सारी चीजें नई निकल कर आई हैं, जो कि काफी ही पॉजिटिव हैं और यूएस इंडिया के जो रिलेशंस हैं उसको बहुत ही आगे ले जा सकती हैं। जब तक ट्रंप और मोदी जी हैं एटलीस्ट तब तक, और उसके बाद कौन कौन सी सरकारें आती हैं दोनों ही कंट्रीज में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आने वाले 3 से 4 साल बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाले हैं यूएस इंडिया टाइज में, ये जरूर है। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वी कैन सी राइट नाउ। इसके अलावा अगर बात करें इसके दूसरे एस्पेक्ट की, तो भारत के रशिया के साथ रिलेशंस काफी ही अच्छे हैं एंड यूएसए कॉन्स्टेंटली ऐसा नैरेटिव पुश करता है कि उनके एनिमीज जो हैं वो रशिया में है, रशिया इज द एनिमी ऑफ यूएस। इस प्रकार का नैरेटिव वो लोग काफी सारे दशकों से कॉन्स्टेंटली चलाते आ रहे हैं, जिसके चलते आज भी यूएस के लोगों में ये नैरेटिव बैठा हुआ है उनके दिमाग में कि रशिया उन लोगों का दुश्मन है और उनके ऊपर अटैक करना चाहता है और उनकी चीजें चुराना चाहता है, जबकि हकीकत उससे पूरी ही विपरीत है। चाइना यूएसए को चूस रहा है, चाइना यूएसए की टेक्नोलॉजीज को कॉपी करता है और सस्ता अल्टरनेटिव प्रोवाइड करके यूएसए के मार्केट में डंप कर देता है, जिसके चलते आज चाइना बहुत ही बड़ी इकोनॉमी बन के उभरा है। लेकिन लोगों को, यूएसए के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि रशिया इज नॉट एग्जैक्टली देयर एनिमी, देयर एडवर्सरी, बट यस देयर कॉम्पिटिशन फॉर श्योर। एनीवेज वापस आते हैं इंडिया की बात पर। तो इंडिया और रशिया की जो टाइज हैं उनको थोड़ा दूर करने के लिए यूएसए की तरफ से प्रयास किया जाएगा। ऑलरेडी उसके लिए चर्चाएं की जा रही हैं, डिस्कशन किया जा रहा है, एक या दूसरे तरीके से थोड़ा बहुत प्रेशर यूएसए की साइड से बनाया जा रहा है। लेकिन इंडिया और रशिया दोनों ही बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशंस हैं और बहुत ही मैच्योर सिविलाइजेशंस हैं, और उसमें भी दोनों ही कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स हैं हाल में, वो दोनों गवर्नमेंट्स भी काफी ही मैच्योर हैं। तो हो सकता है कि भले ही हाल में थोड़ी बहुत जो रिलेशंस हैं वो एक स्टैग्नेंट पोजीशन पर आ जाएं, लेकिन उसके बाद अगर गवर्नमेंट वहां पर यूएसए में चेंज होती है तो वापस से इंडिया रशिया के रिलेशंस को रिवाइव किया जा सकता है। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। साथ ही में इंडिया और रशिया के बीच में पीपल टू पीपल टाइज, कल्चरल टाइज भी काफी स्ट्रांग है। तो उसी के चलते इंडिया और रशिया के रिलेशंस उतनी आसानी से टूटने वाले नहीं है। तो दैट इज द सिनेरियो, दैट इज द मेजर डाउनसाइड दैट वी आर सीइंग राइट नाउ। यूएस इंडिया टाइज स्ट्रेंथन होने की वजह से जो हो सकता है। इसके अलावा एक और डाउनसाइड जो है वो यूएसए की एक जो टेंडेंसी रही है, जहां पर यूएसए जिस कंट्री में भी जाता है उस कंट्री में पूरी तरह से अपना डोमिनेशन, पूरी तरह से अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। उसको अगर कंसीडर करें तो उसके चलते ये देखा जा सकता है कि अगर यूएसए इंडिया टाइज बेहतर होती हैं तो इंडिया को बहुत ही सोच समझकर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बहुत ही सोच समझकर पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, बहुत ही सोच समझकर कॉन्ट्रैक्ट्स और एमओयू साइन करने पड़ेंगे, क्योंकि वो एमओयूज, वो कॉन्ट्रैक्ट्स, वो जो टर्म्स हैं, टाइज हैं, उनमें कहीं ना कहीं ऐसी कोई ना कोई कंडीशन जरूर होगी जहां पर यूएसए अपने कंट्रोल में भारत को लेने की कोशिश करेगा। और भारत का जिस प्रकार का मार्केट है उस प्रकार से पहले ब्रिटिशर्स से लूटा, उसी प्रकार से यूएसए भी लूटने की कोशिश कर सकता है। तो भारत की सरकार को और भारत के लोगों को बहुत ही सोच समझकर स्टेप लेने होंगे, चाहे वो भारत की सरकार ही क्यों ना हो, छोटी बड़ी कंपनी ही क्यों ना हो, सभी को बहुत ही सोच समझकर स्टेप लेने पड़ेंगे। सो दीज आर द टू डाउनसाइड्स दैट वी आर सीइंग राइट नाउ। यूएस इंडिया टाइज इंप्रूव होने से जो क्रिएट होंगी उसमें, तो इसी प्रकार से बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें यूएस इंडिया टाइज स्ट्रॉन्ग होती दिखाई पड़ रही है और आने वाले समय में ये डेवलप होंगी।
भी ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं और कुछ चीजें हैं जो भारत की सरकार को और भारत के लोगों को कंसिडर करनी पड़ेंगी और बहुत ही सोच समझ कर स्टेप लेने पड़ेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। तो ये सब चीजें हैं जो तुलसी गैबर्ट की विजिट से निकल कर आई हैं और इसमें स्पेशल मेंशन है कुछ, जिसकी अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खास करके कहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, एसएफजे और खालिस्तानियों का जो वहां पर उपद्रव बढ़ रहा है यूएसए में और भारत के खिलाफ जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज वहां पर यूएसए की सॉइल से हो रही है, उनको रोकने के लिए यूएसए काम करे। इस प्रकार की बात रक्षा मंत्री के द्वारा की गई है, राजनाथ सिंह जी के द्वारा की गई है। इसको और भी पुश किया जा रहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, एसएफजे और जो भी खालिस्तानी यूएसए की सॉइल पर हैं, यूएसए की धरती पर हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन किए जाए और उनको कंट्रोल में रखा जाए या फिर उनको कंटेन किया जाए या फिर अरेस्ट किया जाए। अगर जरूरत पड़े तो उसके ऊपर भी वर्क हो सकता है, जैसे कि हमने आगे भी कई सारे वीडियोस में बताया है। खास करके जो ट्रंप 2.0 वाला हमने एनालिसिस किया था, उसमें भी हमने बताया था कि पन्नू के लिए ये थोड़ा मुश्किल समय होने वाला है और उसके ऊपर क्रैकडाउन भी हो सकते हैं, ऐसा हमको दिखाई पड़ रहा था। तभी से ये चीज यहाँ पर स्पष्ट होकर निकल कर आई है, स्पष्ट रूप से बात की गई है उसके ऊपर। तो ये एक स्पेशल मेंशन था। इसके अलावा दूसरी एक स्पेशल मेंशन की बात करें तो एआई के ऊपर भी दोनों ही कंट्री साथ में मिलकर काम करने वाली हैं। तो जो भी एआई स्टार्टअप्स हैं इंडिया में या फिर जो भी छोटे बड़े प्लेयर्स हैं एआई इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री में, उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल समय आने वाला है, बहुत ही एडवांटेजेस समय आने वाला है। वो लोग डायरेक्टली यूएसए की कंपनीज के साथ डील कर सकते हैं और उनको काफी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ऐसा हमको दिखाई पड़ रहा है। तो उसके ऊपर भी बात हुई है, जिसके लिए दोनों ही कंट्रीज साथ में मिलकर वर्क करने की बात कर रही है ताकि चाइना को इजीली काउंटर भी किया जा सके। और भारत की सरकार ने ऑलरेडी इसमें कई सारी चीजें क्लियर करके रखी हैं, चाहे वो एआई को डेवलप करने की बात हो या फिर उसको कंट्रोल में रखने की, एक डिसिप्लिन में रखने की बात हो। इन सब के ऊपर भारत की सरकार ने काफी लंबे समय से ऑलरेडी वर्क किया हुआ है। इसीलिए इस साल जो एआई एक्शन समिट था फ्रांस में, उसमें भारत ने को चेयर किया था और नरेंद्र मोदी जी ने उसमें स्पीच भी दी थी। अगर आपने वो स्पीच नहीं सुनी तो हमने वो अपने वीडियोस में शेयर की है, जाकर उस स्पीच को जरूर सुने ताकि आप समझ पाएं कि भारत की सरकार के पास कितनी क्लैरिटी है एआई को लेकर और एआई के डेवलपमेंट को लेकर। तो उससे आप समझ पाएंगे कि क्यों यूएसए भारत के साथ मिलकर एआई के सेक्टर में वर्क करना चाहता है। तो इसी प्रकार से एआई के सेक्टर में भी डेवलपमेंट करने के लिए यूएस इंडिया साथ में वर्क करेंगे, इस प्रकार की भी बात की गई है। इसके लिए भी स्पेशल मेंशन किया गया है। और इसके अलावा अंडर सी सिस्टम्स और न्यूक्लियर पावर के लिए भी भारत और यूएसए के बीच में बात हुई है और यूएसए के पास से भारत स्मॉल रिएक्टर टेक्नोलॉजी भी ले सकता है, इसके ऊपर भी चर्चाएं चल रही है। तो इसी प्रकार से यूएसडीएनआई तुलसी गैबर्ट की जो 2 दिन की विजिट थी उसमें बहुत सारी चीजें डेवलप हुई हैं, काफी ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है और यूएस इंडिया टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं दोनों ही देशों की तरफ से। लेकिन दोनों ही देश के जो लीडर्स हैं वो अपने अपने देश के लिए काम करते हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है जिसके चलते कोई भी चीज क्रॉस ओवर नहीं होगी, ऐसा हमको दिखाई पड़ रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोस। ये था पूरा एनालिसिस यूएसए की डीएनआई तुलसी गैबर्ट की जो 2 दिन की विजिट थी उसमें क्या क्या बातें हुई और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए उसके बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। आप क्या सोचते हैं ये जो यूएस इंडिया टाइज स्ट्रेंथन हो रही है उसके बारे में और इंडिया रशिया रिलेशंस को एक जो चैलेंज प्रेजेंट होने वाला है उसके बारे में, ये भी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। ऐसी खबरें और एनालिसिस लाने के लिए काफी ही मेहनत लगती है, काफी ही समय लगता है, पैसा भी लगता है, तो इसको एक लाइक करके सफल जरूर करें। और अगर आपको ये खबर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। साथ ही में क्यूआर कोड दिया है तो कॉन्स्टेंटली प्रोत्साहित करते रहें। आप ही की वजह से ये चैनल चल रहा है, आप ही के सपोर्ट से, आप ही के समर्थन से ये चैनल चल रहा है। तो कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहें, प्रोत्साहित करते रहें ताकि विदाउट एनी हर्डल्स, विदाउट एनी सेटबैक्स हम लोग कॉन्स्टेंटली खबरें, एनालिसिस आप लोगों के लिए लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।